हेलो एवरीवन, मेरा नाम है फराज खान और आप देख रहे हैं खान स्टडी पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक है रेफ्रैक्शन, और जिसे हिंदी में बोलते हैं हम अपवर्तन। इससे पहले हम रिफ्लेक्शन का पूरा टॉपिक कवर कर चुके हैं। अगर जिसने भी वो वीडियो ना देखी हो तो उसका लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है रेफ्रैक्शन। क्या होता है रेफ्रैक्शन? बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब कोई लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। ठीक है, रिफ्लेक्शन में क्या होता था कि जो लाइट थी वो एक ही मीडियम में चल रही होती है, बस वो किसी ओपेक सर्फेस से टकराकर मुड़ जाती थी, वो कहलाता था रिफ्लेक्शन। यहाँ पर क्या होता है, जब भी कभी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ मैं, एक हमारा मीडियम मान लीजिए एयर है, दूसरा मीडियम मान लीजिए ग्लास हो सकता है, या फिर वाटर हो सकता है, या फिर पेट्रोल, डायमंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो जब भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी, तो जैसे मान लीजिए ये लाइन बनाई मैंने, ठीक है, इस लाइन के ऊपर का मीडियम अलग है, नीचे का मीडियम अलग है। अब मान लीजिए अगर लाइट की डायरेक्शन ऊपर जो थी इस तरीके से थी, तो अब वो इसकी जब सेकंड मीडियम में ट्रैवल करेगी तो उसकी डायरेक्शन सीधी नहीं रहेगी, तो इस बार वो कहीं ना कहीं बैंड करेगी। या तो ये इस तरह बैंड हो सकती है, या फिर इस तरफ ऐसे ऐसे एक्सेट्रा। ठीक है, तो हम इन्हीं केसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि लाइट जो है बेंडिंग किस प्रकार से करेगी और ये रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स ऑब्लिक्वली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, यानी कि जब भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड हो जाती है। इसी को बोलते हैं हम रेफ्रैक्शन, यानी कि अपवर्तन। समझे? आगे चलते हैं। अगला आता है कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता है, क्या असर पड़ता है? चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की जो स्पीड होती है वो चेंज हो जाती है। अब आपको पहले ही पता होगा कि लाइट की स्पीड जो होती है वो मैक्सिमम जो होती है वो वैक्यूम में होती है। वैक्यूम मतलब जहाँ पे कुछ ना हो, तो वो वैक्यूम में स्पीड कहलाती है इसकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होती है मैक्सिमम स्पीड वैक्यूम में। ठीक है, लेकिन जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी तो उसकी स्पीड चेंज हो सकती है, इससे थोड़ी कम। ठीक है, मैक्सिमम तो इससे या तो नहीं होगी क्योंकि मैक्सिमम स्पीड है, तो इससे कम ही होगी स्पीड जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी हमारी लाइट, तब। ठीक है, अब रिफ्रैक्शन को और आगे पढ़ने से पहले हम इसके कुछ नियम जान लेते हैं कि जैसे हमने पढ़े थे रिफ्लेक्शन के 2 नियम थे, वैसे ही यहाँ पर रिफ्रैक्शन के भी 2 नियम यहाँ पे आपको दिए गए हैं, जो कि है फर्स्ट नियम द इंसिडेंट रे, यानी कि इंसिडेंट रे मतलब जो रे आती है किसी मीडियम की तरफ। द रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड मतलब जब एक मीडियम से रिफ्रैक्शन के बाद जब वो दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी बेंड होने के बाद में, तो उसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। एंड द नॉर्मल मतलब जो कि दोनों मीडियम्स बीच में 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। टू द इंटरफेस ऑफ 2 ट्रांसपेरेंट मीडियम, मतलब जो 2 ट्रांसपेरेंट मीडियम होंगे, जैसे कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम ऊपर वाला, एक मीडियम नीचे वाला, इन दोनों के बीच। ठीक है, वो पॉइंट जहाँ पर इंसिडेंस हो रहा होगा उस पॉइंट पे ये सब सेम प्लेन पर होंगे। क्या होंगे? सेम प्लेन पे, यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों के तीनों सेम प्लेन पर होंगे, एक ही तल में पाए जाएंगे। ये तो है फर्स्ट नियम। सेकंड नियम कहलाता है हमारा स्नेल्स लॉ। एक साइंटिस्ट थे स्नेल्स नाम से, उन्हीं ने ये नाम दिया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया स्नेल्स लॉ। क्या होता है इस नियम में? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पर बात करी गई है रेशियो की। किसकी रेशियो की? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब इंसिडेंस एंगल के साइन की बात करी गई है, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन के एंगल की दोनों का जो रेशियो होगा, जो यहाँ पे लिखा गया है साइन आई अपॉन में साइन आर, किसके बराबर होगा? इज़ अ कांस्टेंट के बराबर, जो यहाँ पे लिखा गया है। और कांस्टेंट को यहाँ पर हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। ठीक है, और यही चीज़ आगे चल के आपको पता चलेगी कि n बराबर क्या होता है आपका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, n की जो वैल्यू होगी, n का जो नाम होगा वो आगे चल के समझेंगे कि वो n का नाम होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा। ठीक है ना, साइन का एंगल आई, साइन का एंगल आर, आई मतलब होता है इंसिडेंट एंगल, आर का मतलब होता है रिफ्रैक्टेड एंगल। इन दोनों का रेशियो एक कांस्टेंट के बराबर होता है, जो कांस्टेंट है n। ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n। समझे? तो ये तो होगा इसके दोनों, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है। आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और समझते हैं
कुछ डायग्राम्स की मदद से कि रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है, कब लाइट किस तरीके से बेंड करेगी एक्सेट्रा। तो चलिए चलते हैं। तो बच्चों हम समझते हैं रिफ्रैक्शन के बारे में थ्रू डायग्राम। जैसे कि इसमें हम 3 केस समझने वाले हैं। एक केस समझेंगे जब हमारी रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी। सेकंड केस जो ये वाला है इसमें समझेंगे हम जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही होगी। और थर्ड केस जब हमारी लाइट जा रही होगी नॉर्मल इंसिडेंस की तरह, नॉर्मल इंसिडेंस, जब लाइट नॉर्मल इंसिडेंस कर रही होगी। ठीक है, तीनों के बारे में समझते हैं, जरा देखते हैं। फर्स्ट केस है हमारा रेयर टू डेंसर, यानी कि जो ऊपर वाला मीडियम है वो रेयर है, नीचे वाला मीडियम डेंसर लिया है मैंने। ठीक है, यानी कि जो रे ऑफ लाइट है वो रेयर से आ रही है, डेंसर में जाएगी। समझे? अब ये जो रे आती है, हम पहले बात कर चुके हैं, जैसे जो रे आती है सरफेस की तरफ उसे बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे बोलते हैं। ठीक है, और ये जो मैंने बीच में डॉट 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 बनाया है ये क्या है? ये है हमारा नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल वो होता है जो कि किसी सरफेस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाता है, उसे बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, तो वो यहाँ मैंने बना रखा है। अब क्या होगा जब भी हम रेयर से डेंसर मीडियम में जाएंगे तो ये जो रे होगी ये क्या हो जाएगी? बेंड तो होगी ही होगी, जो पीछे पढ़ चुके हैं डेफिनेशन में कि रे का बेंड होना ज़रूरी है। रे बेंड ज़रूर होगी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, लेकिन क्या किस तरफ मीडियम बेंड होगी? सॉरी, रे बेंड किस तरफ होगी? वो होगी बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। समझे? जिस तरफ नॉर्मल होगा उसी तरफ थोड़ा झुक जाएगी हमारी रे ऑफ लाइट। जैसे समझते हैं, आपने सब पढ़ा होगा कि जो लाइट का जो पाथ होता है वो हमेशा स्ट्रेट होता है। अगर ये दो अलग अलग मीडियम ना होते तो जैसे ही रे आ रही है इस हिसाब से इसको ऐसे 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 जाना चाहिए था, लेकिन नॉर्मल हमारा इस तरफ है तो ये नॉर्मल की तरफ में थोड़ा ऐसे झुक गई। समझे? नॉर्मल की तरफ थोड़ा झुक गई, और यहाँ पर ये हमारा जो एंगल हो गया नॉर्मल के साथ में, ये तो हो गया एंगल आई, और जो ये एंगल बना नॉर्मल के साथ में इसे बोल दिया हमने एंगल आर। ठीक है, इस केस में क्या होता है? इस केस में एंगल आई मोर देन होता है एंगल आर से। ठीक है, जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है हमारी रे ऑफ लाइट तब। समझे? अब सेकंड केस देखते हैं, जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रे मीडियम में जा रही है तो क्या होगा? वही सेम चीज़ है, जो रे आ रही है उसे बोलेंगे हम इंसिडेंट रे, और ये हमने बनाया है नॉर्मल। यहाँ लिखता हूँ मैं, ये है नॉर्मल हमारा। अब इस केस में क्या होता है? जो बेंड कहाँ होता है? बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। यहाँ पर जो बेंड होगा लाइट का वो नॉर्मल से थोड़ा दूर होगा, थोड़ा हट के होगा। यहाँ पर क्या था? नॉर्मल के पास में आ रही थी रे, यहाँ पर नॉर्मल थोड़ा दूर हट जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे वही मीडियम ना हो तो इसको रे को जाना चाहिए था इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से जाने के बजाय थोड़ा सा और दूर हट जाएगी रे, जो कि इस तरीके से हट गई। ठीक है, इस हमने बना लिया। ये हो गए हमारे इंसिडेंट रे, ये हो गए हमारी रिफ्रैक्टेड रे। ऐसे ही यहाँ पर जो ऊपर से थी ये इंसिडेंट रे, और जो मीडियम में अगले मीडियम में ट्रैवल करी वो हो गई हमारी रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, इसने जो एंगल बनाया वो एंगल आई, ये एंगल आर, यानी कि इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल। उसी तरीके से यहाँ पर जो ये एंगल बन रहा है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में वो है एंगल आई, और जो ये नॉर्मल से लेकर यहाँ इस रिफ्रैक्टेड रे तक का जो एंगल है वो है हमारा एंगल आर, यानी कि रिफ्रैक्टेड एंगल। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं एंगल आई छोटा है, एंगल आर बड़ा आ रहा है। तो इस केस में एंगल आई लेस देन, ऐसे बना देते हैं कि एंगल आर मोर देन एंगल आई। ठीक है, इस केस में ज़्यादा आ रहा है एंगल आर एंगल आई से। समझे? अब हम तीसरा केस समझते हैं, जब जो रे हमारा जो इंसिडेंट रे है वो कहाँ नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, यानी कि जिस डायरेक्शन में नॉर्मल होता है, नॉर्मल का कैसे होता है? 90 डिग्री के एंगल में होता है, उसके परपेंडिकुलर। अगर उसी सेम डायरेक्शन में हमारी रे ऑफ लाइट जाती तो क्या होगा? इससे समझते हैं। देखिए, ये सरफेस है हमारा, इसका परपेंडिकुलर भी यही होगा, और हमने ये इंसिडेंट रे बनाई है, ये भी सेम डायरेक्शन में बनाई है। तो इस केस में क्या होता है? नो बेंडिंग। चाहे मीडियम कोई सा भी हो, चाहे ऊपर रेयर मीडियम हो या नीचे डेंसर मीडियम हो, या फिर अगर ऊपर डेंसर मीडियम हो या फिर नीचे रेयर मीडियम हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर ये वाली कंडीशन है तो रे ऑफ लाइट में बिल्कुल बेंडिंग नहीं होगी। इस केस में सीधे आएगी और सीधे ही निकल जाएगी। समझे? जब नॉर्मली इंसिडेंट होगी तब नो बेंडिंग। लेकिन अगर रेयर टू डेंसर जाएगी तो
बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, और डेंसर टू रेयर अगर आ रही है तो बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। समझे? ये हमारे 3 केस है। हम इन्हीं 3 केसेस की मदद से आगे की डायग्राम्स को फॉलो करने वाले हैं और ड्रॉ करने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम एक और डायग्राम समझते हैं जो कि है ग्लास स्लैब की रिफ्रैक्शन। ग्लास स्लैब में किस तरीके से होता है उसको समझते हैं हम डायग्राम से। चलिए चलते हैं। तो बच्चों हम समझते हैं कि रिफ्रैक्शन जो है ग्लास स्लैब में किस तरीके से होता है। तो ये मैंने बनाया है ग्लास स्लैब, ठीक है। अब स्टार्टिंग में सरफेस हमारा ये है, ठीक है। ऊपर का मीडियम अलग, नीचे का मीडियम अलग, ठीक है। ऊपर का मीडियम क्या होगा? एयर होगा, ठीक है, हवा, क्योंकि हवा सब तरफ होती है। अब ये ग्लास स्लैब यानी कि अंदर का पार्ट ग्लास का बना होगा, ठीक है। तो ये हमारा ग्लास का है, ठीक है। अब जब बाहर आएंगे तो भी हमें मिलेगी एयर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों की बात करें, ये एयर है, ये ग्लास है। अगर हम इसको इससे कंपेयर करेंगे तो ये ग्लास है, ये एयर है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो एयर होता है वो हमारा एक रेयरर मीडियम होता है। कौन सा मीडियम? रेयरर मीडियम। अब जो ग्लास होता है उसको बोलते हैं हम डेंसर मीडियम, ठीक है, डेंसर मीडियम। और ये एयर वापस लौट के आ जाएगा रेयर मीडियम। अब जिन्हें रेयर और डेंसर का मतलब नहीं पता तो आसान सी भाषा में समझिए, जो मीडियम थोड़ा सा खाली हो और जो मीडियम पूरा भरा हो, ठीक है, तो उससे दूसरे कंपैरिजन में, ठीक है। तो जो मीडियम थोड़ा सा खाली सा होगा उससे बोल सकते हैं हम रेयर मीडियम। जो मीडियम थोड़ा उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा भरा हुआ होगा उसे बोलेंगे हम डेंसर मीडियम, ठीक है। अब हम वही पीछे के रूल जो हमने पिछले स्लाइड में पढ़े हैं वो यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो इस फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, हम रेयर मीडियम में है और डेंसर मीडियम में आ रहे हैं, ठीक है। ये है नॉर्मल, ये है इंसिडेंट रे, ठीक है। तो ये जब हम रेयर से डेंसर मीडियम में जाते हैं तो जो रे ऑफ लाइट होती है वो बेंड होती है टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल हमारा ये है, तो इस लाइट को वैसे जाना चाहिए था इस तरीके से, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ झुक गई, बेंड हो गई, ठीक है। तो ये हमारा एंगल बन गया एंगल I1 और ये बन गया हमारा एंगल R, यानी कि ये हो गया हमारा इंसिडेंट एंगल, ये हो गया रिफ्रैक्टेड एंगल। अब यहाँ पर मैंने 1 और 1 क्यों लिखा है ये आपको आगे समझ में आएगा, क्योंकि नीचे और एंगल बनने वाले हैं इस वजह से। अब इस सरफेस के लिए जो ये रे यहाँ पर टच हुई है, तो इस सरफेस के लिए ये रे एक इंसिडेंट रे का काम करेगी। जैसे इस सरफेस के लिए जो रे आ रही थी वो इंसिडेंट रे थी, और इस तरीके से ये जो नया सरफेस है हमारा, इस सरफेस के लिए जो रे आई है रिफ्लेक्ट होकर, तो ये इसके लिए इंसिडेंट रे का काम करती है। तो इसलिए नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनेगा वो हमारा हो जाएगा I। अब यहाँ पर भी I है, यहाँ पर I है, इसलिए हमने इसे I1 माना, इसे I2 मान लिया इस वजह से, ठीक है। अब सेम वही केस लेंगे इस बार क्या होगा, डेंसर से रेयर में आ रहे हैं, और जब भी हमारी रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो क्या होता है, रे का लाइट तो बेंड होगी कहाँ पर होगी, लेकिन इस बार होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल से थोड़ा दूर हट जाएगी। तो नॉर्मल ये है तो नॉर्मल थोड़ा सा दूर हट गई, ठीक है, और ये डायरेक्शन हमारी आ गई, और ये नॉर्मल और इस रे के बीच में जो एंगल बना उसे बोला हमने एंगल E। एंगल E को बोलते हैं इमर्जेंट एंगल। एंगल E क्या होता है, इमर्जेंट एंगल, ठीक है। और एंगल I क्या होता है, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल। और एंगल R होता है हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है, रिफ्रैक्टेड एंगल होता है। समझ गए? ये 3 एंगल के नाम लिख दिए मैंने। अब जो फर्स्ट रे है, फर्स्ट रे को क्या बोलेंगे हम, इंसिडेंट रे, जो कि आपको पता ही है इंसिडेंट रे। जो सेकंड रे अंदर गई है इसे बोल सकते हैं हम रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि रिफ्रैक्ट होकर गई है, रिफ्रैक्टेड रे। और थर्ड रे जो कि दोबारा से बाहर आई है, इसको हम बोल सकते हैं इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। इसीलिए इस इमर्जेंट रे ने जो एंगल बनाया है उसको हमने इमर्जेंट एंगल बोला है। समझ गए? अच्छी बात है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे कि इस रे ऑफ लाइट की जो डायरेक्शन असलियत में होनी चाहिए थी, एंड में जब ग्लास से बाहर निकलेगा तो डायरेक्शन जो है आपस में पैरेलल है, ठीक है। इससे और इससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, पैरेलल आती है, पैरेलल, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो डायरेक्शन थी और एंड में जो इमर्जेंट रे निकलेगी ग्लास स्लैब से, दोनों की डायरेक्शन पैरेलल होगी, सेम डायरेक्शन में। समझे? तो इस तरीके से हमारा होता है ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा और आप कभी भूलेंगे नहीं इसे। अब आपको भूलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा अब, ठीक है। चलिए चलते हैं और आगे के टॉपिक पे।
जो कि है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बच्चे लोग अब हमारा अगला टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट का जो आपको दो मीडियम दिए गए होंगे वो लेट इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, यानी कि जो भी आपको दो मीडियम दिए गए होंगे, क्योंकि रिफ्रैक्शन जो होता है दो मीडियम के बीच में ही होता है, तो दो मीडियम का होना कंपलसरी है। तो जो भी वो दो मीडियम होंगे उन दोनों मीडियम के बीच जो स्पीड ऑफ लाइट होगी उनका रेशियो कहलाएगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 रेशियो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, यानी कि जितनी स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 में होगी और जितनी स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2 में होगी, तो दोनों की अगर हम डिवाइड कर दें यानी कि रेशियो फॉर्म में लिख दें तो मतलब वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। और इसको हम इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं ऐसे करके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब n, स्पीड ऑफ लाइट मतलब v मतलब आपको पता हुआ कि v मतलब लिखते हैं ये वेलोसिटी या स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पर उसी चीज़ की बात हो रही है। v मतलब 1 मतलब मीडियम 1 के लिए, v2 मतलब मीडियम 2 के लिए वेलोसिटी या स्पीड। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला बन गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ठीक है, लेकिन अब जब आपको दो मीडियम दिए गए होंगे, ठीक है, तो आपसे वो जब क्वेश्चन आपका आएगा तो वो इस तरीके से लिखाएगा कि विद रिस्पेक्ट टू 1 या विद रिस्पेक्ट टू 2, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो आपको किस तरीके से लिखना है? तो देखिए, फर्स्ट केस है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 2, यानी कि अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है फर्स्ट मीडियम का दिया गया है विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, तो आपको n तो सिंबल हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो आपको जिसके साथ में होगा उसको पहले लिखना है और बाद में फर्स्ट वाला। ठीक है, फिर इक्वल लगा के आपको पता है रेशियो ही लिखना है आपको वेलोसिटी का। लेकिन जो आपको इस तरीके से याद करना है कि जैसे मान लीजिए जो नंबर आपको पहले लिखा हुआ है, आपका फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है 2 मतलब मीडियम 2 का, तो आपको वो उसकी वेलोसिटी नीचे लिखनी है और जो चीज़ बाद में है उसकी वेलोसिटी आपको ऊपर लिखनी है। ठीक है, आपको ये चीज़ फॉलो करनी है बस। इस पर ध्यान दीजिए कि जो नंबर या फिर जो भी आपका मीडियम का नाम हो सकता है, ठीक है ना, एयर वाटर जो भी है, जैसे आपको मैं लिख के दिखाता हूँ यहाँ पर। जैसे मान लीजिए आपका जो फर्स्ट मीडियम है वो मान लीजिए एयर है और आपका मान लीजिए सेकेंड मीडियम है वो आपका वाटर दिया हुआ है एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो मैं इसी को लिख सकता हूँ ऐसे करके n। अब एयर के लिए मैं यूज़ करूँगा a और वाटर के लिए यूज़ करूँगा मैं w। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू 2, तो जो विद रिस्पेक्ट होगी उसको लिखेंगे फर्स्ट, यानी कि वाटर को w लिखेंगे पहले और a लिखेंगे बाद में। ठीक है, तो इसी फॉर्म में आ गया है ये। ठीक है, 2 लिखा है पहले, 1 लिखा है बाद में, तो 2 हमारा वाटर था, फर्स्ट हमारा था वाटर, सॉरी एयर। ठीक है, अब क्या लिखना है? वेलोसिटी लिखनी दोनों की। ठीक है, तो जो वाटर की वेलोसिटी होगी वो आपकी लिखी जाएगी नीचे, जो कि आपका मीडियम 2 है और मीडियम ये 1 है, तो ये ऊपर लिखी जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि जो आपका फर्स्ट लिखा हो उसे नीचे लिखना है, जो बाद में लिखा हो उसे लिखना है आपको ऊपर। ठीक है, सेम आपका यही केस है कि जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम का होगा विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, इस बार इसका उल्टा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 दिया गया आपको विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो जिसके साथ में रिस्पेक्ट में होगा उसको आपको पहले लिखना है, यानी कि 1 और बाद में 2। ठीक है, अब इस बार क्या करना है, जो चीज़ पहले उसे नीचे लिखेंगे, जो चीज़ बाद में उसे लिखेंगे ऊपर, जो कि मैंने आपको यहाँ बताया था वो चीज़ आपको यहाँ पर दोहरा के दिखाई गई है। ठीक है, आपका फर्स्ट इस बार पहले लिखा हुआ है, तो फर्स्ट मीडियम का जो वेलोसिटी आपको लिखनी है वो आपको लिखनी है नीचे और सेकेंड मीडियम की आपको लिखनी है ऊपर, क्योंकि इस बार सेकेंड मीडियम का है विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, तो जिसके रिस्पेक्ट में होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसको हम पहले लिखते हैं यहाँ पर और उसकी वेलोसिटी को नीचे लिखते हैं। ठीक है, जिस भी मीडियम की रिस्पेक्ट में हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसको हम पहले लिखेंगे और उसकी वेलोसिटी को नीचे लिखेंगे और बाकी जो बाद में उसको ऊपर लिखेंगे। बस इतना आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यही चीज़ आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन को ठीक और गलत करा सकती है। अगर आपको अच्छे से याद रहेगा तो आपका 100% क्वेश्चन ठीक जाएगा, वरना रॉन्ग, आपका मार्क्स कट। ठीक है, तो ध्यान से इस पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है ना, कि आपको अच्छे से याद रहे, समझ में आए आपको। ठीक है, अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपका डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, समझते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कि वो क्या होता है। तो समझते हैं हमारा अगला टॉपिक जो कि है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर, यानी कि जब कभी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया जाए किसके रिस्पेक्ट में, वैक्यूम या फिर एयर। ठीक है, जैसे कि
एन है, एन आपका होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस रेस्पेक्ट में, सी मतलब यहाँ पे आप बोला गया है आपका वैक्यूम या फिर एयर, और वी मतलब जो आपका मीडियम होगा, जो भी दूसरा कोई भी, ठीक है, चाहे वो आपका मीडियम हो, वाटर हो, ग्लास हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला आपका बन जाएगा एन इक्वल टू सी अपॉन वी, और सी की वैल्यू क्या होगी 3 × 10⁸, क्योंकि ये एयर है और एयर की स्पीड इतनी ही होती है, और बाकी फर्स्ट मीडियम की स्पीड आपको या तो कभी दी गई होगी या तो आपके निकालनी पड़ेगी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अगला एक पॉइंट यहाँ पे दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम, यानी कि किसी एक मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इज रेसिप्रोकल, वो होता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल समझ सकते हैं इस तरीके से कि जैसे मान लीजिए कोई एक चीज़ ए है, ये सबका साइन है प्रोपोर्शनल का, ये आपका बी है, ठीक है, इसे समझते हैं तो रेसिप्रोकल, ठीक है ना, यानी कि एक चीज़ दूसरी चीज़ के अपॉन के बराबर है, ठीक है, यानी कि अगर हम किसी एक चीज़ को बढ़ाते हैं तो दूसरी चीज़ डिक्रीज हो जाएगी, अगर हम किसी एक चीज़ को कम करेंगे तो दूसरी चीज़ बढ़ जाएगी, ठीक है, इसे बोलते हैं रेसिप्रोकल, ठीक है। तो यहाँ पर किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेसिप्रोकल होता है। जैसे कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो ये रेसिप्रोकल होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा, यानी कि अगर हम इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, अगर इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि आपस में रेसिप्रोकल है, ठीक है। अब एक पॉइंट और जो कि याद रखने वाला पॉइंट है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज हायर टिल डेट, कि जितने मीडियम है सभी मीडियम में से जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है वो होता है डायमंड। ध्यान रखिएगा कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है, जो कि होता है 2.42 के बराबर, और ध्यान रखिएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी यूनिट नहीं होती है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी यूनिट नहीं होती है, इसलिए सिर्फ नंबर लिखा जाता है, कोई यूनिट नहीं होती है। ध्यान रखिएगा 2.42 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है डायमंड का। इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इज 1/2.4 टाइम्स लेस इन डायमंड, यानी कि आपको पता है कि मैक्सिमम स्पीड तो आपकी वैक्यूम में ही होती है, एयर में होती है, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ डायमंड है, यानी कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो विद रिस्पेक्ट टू एयर होगा, ठीक है। तो इसे हम बोल सकते हैं कि जो डायमंड की जो स्पीड है वो 1/42 टाइम्स लेस है एज कम्पेयर टू वैक्यूम की स्पीड, ठीक है। वैक्यूम की स्पीड होती है ये, यानी कि इससे 1/42 टाइम्स कम है ये डायमंड की स्पीड, समझे। चलिए अच्छी बात है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के है जिसमें हम समझेंगे लेंस के बारे में, लेंस कितने टाइप्स के होते हैं और उन सबके रे डायग्राम्स, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।